अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर। इससे पहले हमने इनकम सोर्सेज के बारे में पढ़ा था जो कि 5 होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हम उन इनकम सोर्सेज से आने वाली इनकम पे किस तरह से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं ताकि वो अपने टैक्स पेयर से रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें। और दूसरी बात ये कि हम इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे कौन से ऐसे नेसेसरी रूल्स हैं कि जो कि टैक्स पेयर को फॉलो करने चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर मेजरली आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की साइड के रूल्स मिलेंगे और आपको रूल्स मिलेंगे जो कि टैक्स पेयर को फॉलो करने होते हैं। आगे आ जाता है जी साइकिल ऑफ असेसमेंट की, जो असेसमेंट का तरीकाकार है कि कैसे एक इंसान को जज किया जाता है कि वो टैक्स पेयर है, फिर उसके बाद उसे टैक्स रिसीविंग होती है। इसमें सबसे पहला आता है कि अ पर्सन फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, कि उसे प्रूफ देना पड़ता है कि उसकी इनकम जो है वो लीगल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो जायज़ तरीके से जो है वो एक साल के अंदर अपनी इनकम कमा रहा है और वो इनकम टैक्स के रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसकी असेसमेंट की जाती है, उसकी रिटर्न की, और फिर क्या होता है कि उसकी असेसमेंट की करने के बाद उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हुए उसका टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। जब वो टैक्स रेट कैलकुलेट हो जाता है तो क्या करता है, फिर वो जो टैक्स पेयर है पेमेंट कर देता है अपने टैक्स की। और अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपने कई सालों से टैक्स पे किया ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिकवरी करता है कि जी आपने गुज़िश्ता सालों का इतना टैक्स था जो कि आपने पे नहीं किया, आपका वाजिबुल अदा है, तो आप उसको पे करें। और अगर इन केस आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स उन्होंने लगा दिया था, आपके कम रेट से अप्लाई हो रहे थे, तो फिर आपको वो टैक्स जो है वो रिफ़ंड भी कर देते हैं। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो हर साल जो है जब आपका टैक्स ईयर ख़त्म होता है तो ये मैंडेटरी होता है कि जो भी आपके इनकम्स हैं जिसके ऊपर टैक्सेबल इनकम है आपकी, आप उसके ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करें और उसको रिटर्न को जमा करवाएं। तो जो रिटर्न होती है बेसिकली वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, एक परफॉर्मा होता है टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिसको आपने फिल करना होता है, अपनी डिटेल्स ऐड करनी होती है और उनको सबमिट करवाना होता है। वो ख़ास फॉर्म जो है वो बेसिकली रिटर्न कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि ये रिटर्न जमा करवाने के लिए अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और ये बात करें कि वो बिजनेसमैन जो है वो फाइलर भी है, तो फिर क्या होगा कि उसे अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिक्लेरेशन बेसिकली देनी पड़ती है कि उसके जो असासा जात है, उसके जो एसेट्स हैं वो बिल्कुल लीगल है, उसका सबूत देना पड़ता है। सेकंड, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसे इनकम स्टेटमेंट अपनी देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, और इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट अगर डिमांड किए गए हैं वो देने पड़ेंगे। और फिर इसको साइन या तो वो खुद बिजनेसमैन करेगा या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे करेगा। और अगर ऐसा है कि जो आपका NTN नंबर ही नहीं है आपके पास, नेशनल टैक्स नंबर आपने लिया ही नहीं हुआ, आप टैक्स पेयर हैं ही नहीं, आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, अपने सारे एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करके, अपना टैक्स कैलकुलेट करके आप सबमिट करवाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में उस रिटर्न को हम कहेंगे फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जो नॉर्मली फाइलर जमा करवाते हैं उसको सिंपली रिटर्न कह दिया जाता है और उस चीज़ को फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम कहा जाएगा। टैक्स ईयर के 2013 से ऑनवर्ड जो है ये लागू हो चुका हुआ है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं जो कि पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं उनको जो है वो फर्निश करनी पड़ती है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और अपनी वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कि उनके पास जितनी दौलत है वो लीगल है और वो जायज़ तरीके से आई हुई है। सेक्शन 114 जो है वो डिफ़ाइन करता है कि आपको क्यों रिटर्न जो है वो जमा करवानी चाहिए। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देख लेते हैं कि हर उस बंदे को जो है ना इनकम रिटर्न जमा करवानी चाहिए जिसकी इनकम एक्सीड तो कर रही है मैक्सिमम अमाउंट से, लेकिन वो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है। हर कंपनी को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, अप्रूव वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को, उसके बाद कोई भी ऐसा इंसान जिसने प्रीवियसली 2 सालों में टैक्स पे किया और उसके बाद प्रोसीडिंग्स में वो ना दे पा रहा हो तो वो टैक्स पे करेगा। या कोई ऐसा शख्स जिसको लॉस हो गया और वो चाह रहा है कि वो टैक्स की मद में उसको डिडक्ट करवाए, वो क्लेम करे। या फिर कुछ ऐसा पर्सन के जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई घर है तो उसकी जो एरिया है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स है और वो किसी शहर के अंदर फॉल कर रहा है, या फिर 500 गज का मकान है किसी का और इन अ रेटिंग एरिया, यानी कि जो हाई क्लास एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है प्रॉपर्टी की, अगर वो वहाँ पे है। अगर किसी के पास फ्लैट है या 2000 स्क्वायर फीट का जो है या उससे बड़ा जो है वो घर है,
या किसी के पास 1000 सीसी गाड़ी है, या एक ऐसा शख्स जिसने NTN का नंबर ले लिया हुआ है और नादा का ID कार्ड बनवाने के बाद उसने लिया है, तो वो एलिजिबल है टैक्स के लिए। उसके बाद ऐसा इंसान के जिसके पास जो है बिजली के जिनके इंडस्ट्रियल कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 5 लाख से ज़्यादा आते हैं, वो बिल पे करेंगे, वो रिटर्न सबमिट करवाएंगे। उसके बाद हर बिजनेसमैन जो कि 3 लाख तक से नीचे नहीं कमाता और मिनिमम 3 लाख कमाता है और मैक्सिमम जो है वो 4 लाख कमाता है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रिलेटेड है, अटैच है और उनकी मेंबर है, तो वो रिटर्न जमा करवाएगी। और लास्ट पे कि हर उस इंडिविजुअल को अपना रेजिडेंट जो पर्सन है उसको रिक्वायर्ड होगा कि वो सबमिट करे कि अगर उसकी इनकम जो है वो बाहर से आ रही है और अपनी एसेट स्टेटमेंट शो करे। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अभी हमने पढ़े हैं जिसमें प्रॉपर्टी का जिक्र है कि अगर किसी के पास 250,000 और 2000 गज वाला घर है या किसी के पास अगर गाड़ी है तो फिर जो है वो नीचे ये 4 लोगों पे वो अप्लाई नहीं होता, ये लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। जिसमें सबसे पहले विडो है, कोई बेवा है, अगर कोई यतीम है, बच्चा 25 साल से नीचे, या कोई जो है वो नॉन रेजिडेंट है, गैर मुल्की है, या कोई माजूर इंसान है, तो फिर उनके ऊपर ये जो है वो रिटर्न सबमिट वो लोग नहीं करवाएंगे। नाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिटर्न कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि रिक्वायरमेंट आपने किसी सादे पेज पे लिख के नहीं देनी, इसका एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें आपने एनेक्सिस पूरे लगाने होते हैं, स्टेटमेंट लगानी होती है और डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करने होते हैं। सेकंड, आपने डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है और आप टैक्स पेयर हैं और आप अपना रिकॉर्ड पूरे का पूरा उनको सौंप रहे होते हैं और इस चीज़ का भी एविडेंस देते हैं कि आपने जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं वो आपकी इनकम पे कर रहे हैं। अगर आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको बताना पड़ता है कि आपकी वेल्थ कितनी है, आपको वेल्थ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि आपकी जायदाद कितनी है, फिर वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी जो उससे टैली कर रही होगी। उसके बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान है, ह्यूमन बीइंग जो है वो टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, कोई कंपनी नहीं है, तो फिर क्या होगा, या तो वो खुद जो है वो जमा करवाएगा अपनी रिटर्न या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव करवा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव से मुराद यहाँ पे कोई वकील भी हो सकता है। और अगर कोई कंपनी है, आपकी फ़ॉरेन इनकम आ रही है या एसेट स्टेटमेंट आ रही है तो फिर आपको 116A के अंडर जो है आपको सबमिट करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपने जितनी भी अपनी रिटर्न सबमिट करवानी है वो आपने इलेक्ट्रॉनिकली करवानी है। आपने डिजिटल वेबसाइट पे जाके जो है इनकी FPR की वहाँ पे रिटर्न जमा करवानी है, मैनुअली किसी को भी नहीं सौंपनी। इसके बाद ये आता है सेक्शन 116 और ये डील करता है फर्निशिंग अ वेल्थ स्टेटमेंट को कि अगर आपकी वेल्थ है, आपके पास जायदाद है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है, आपको अपनी वेल्थ रिकन्सिलेशन भी देनी पड़ती है। लेकिन एक ही सूरत में होता है कि ये उस सूरत में होगा कि हर वो बंदा इंडिविजुअल, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, जिसके पास टैक्स पेयर है तो उसे रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी अपनी इनकम की। अगर कोई बंदा जो है वो यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं तो वो FTR के अंदर फॉल कर रहे हैं तो तब भी वो सबमिट करवाएंगे। अगर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का हर मेंबर करवाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं करवाएगा। उसके अलावा हर वो बंदा जो है वो जमा करवाएगा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जिसको कि कमिश्नर या इनलैंड रेवेन्यू ने का नोटिस दिया हुआ है कि अपनी जायदाद के बारे में हमें डिटेल प्रोवाइड करें। इसके बाद ये आता है, इसी का सब सेक्शन आ जाता है जो डील करता है फॉरेन स्टेटमेंट को कि अगर आपकी इनकम जो है एनुअली $10,000 है या आपके पास 1 लाख डॉलर के असासे हैं तो फिर क्या होगा कि उस इंसान को बताना पड़ेगा कि उसकी टोटल फॉरेन एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उसके एसेट की ट्रांसफ़र कितनी हुई है, उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, उसको इनकम आती कहाँ से, उसकी जनरेशन कहाँ से हो रही है इनकम की, तो वो सारी डिटेल्स उसको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और कमिश्नर जो है वो डिमांड कर सकता है कि उसके एक्सपेंडिचर क्या हैं, वो अपना इनकम टैक्स किस तरह से वो देगा और इसकी इनकम कहाँ से आ रही है, ये सारी डिटेल वो देगा। और ये है कि कमिश्नर को उसको रीज़न्स देने पड़ेंगे लिखे हुए कि अगर उसकी जो है वो इनकम की स्टेटमेंट दे रहा है, फर्निश कर रहा है, तो किस बिहाफ पे कर रहा है, सोर्सेस क्या हैं। इसके बाद जी आ जाता है कि आपने रिटर्न सबमिट कब करवानी होती है, कि आपकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो इसको सेक्शन जो है वो 118 डील करता है।
सबसे पहला पॉइंट आता है कि हर वो कंपनी जिसका ईयर एंड जो है वो फाइनेंशियल ईयर के साथ ही यानी कि 1 जनवरी से लेके 30 जून के दरमियान उनका ख़त्म हो रहा है तो वो सबमिट करवाएंगे अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक। उसके बाद जो अगर कोई शख्स है उसका 30 सितंबर में ख़त्म हो रहे हैं तब तक वो अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे या फिर जब तक टैक्स ईयर ख़त्म नहीं होता तब तक करवा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई शख्स है जो बिज़नेस कर रहा था फिर उसके बाद उसने बिज़नेस ही छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, तो क्या होता है कमिश्नर उसको नोटिफाई करेगा कि आपका टैक्स पेंडिंग है, उसकी ड्यू डेट उनको बताई जाएगी और वो उस पर टैक्स रिसीव करेंगे। उसके बाद आपको रिटर्न जमा करवानी होती है अपनी इनकम की, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की, फॉरेन इनकम की और अंडर द टैक्स लॉ। और अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो सेक्शन 118 बताता है कि अगर उसकी सैलरी जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वेबसाइट पे जाके एफपीआर के इलेक्ट्रॉनिकली अपनी जो है वो रिटर्न सबमिट करेगा। प्रेस का इन्फॉर्म के ऊपर वो प्रूफ देगा कि उसने डिडक्शन कौन सी ली है, पेमेंट कौन सी ली है, उसकी स्टेटमेंट उसने कौन कौन सी लगाई है, वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लगाई है। और अगर वो फॉरेन एसेट होल्ड कर है, कहीं किसी दूसरे मुल्क में उसकी जायदाद है तो उसको वो भी बताना पड़ेगा। इसके बाद जी हम बात करते हैं असेसमेंट की, जिसके बारे में हमारा मेजरली चैप्टर है कि असेसमेंट क्या होती है। कि असेसमेंट मीन्स अ कंप्लीट स्क्रूटनी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर इन हिज रिटर्न। लेट्स सपोज अगर मैंने एक टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवाई है तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, एफपीआर वाले क्या करेंगे कि वो जो मेरी एप्लीकेशन होगी ना, जो मेरी रिटर्न होगी, वो उसको A to Z चेक करेंगे कि क्या जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो जेन्युइन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं टैक्स चोरी कर रही हूँ या मैं टैक्स जो है वो अवॉइड कर रही हूँ, डिडक्शंस ले रही हूँ। तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फाइनेंस ऑर्डिनेंस है 2001, उसके अंदर उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो प्रोसीजर्स डिफाइन किया हुआ है कि आपने किस तरह से एनालाइज करना है कि आपके पास आने वाली रिटर्न जो है वो जेन्युइन है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सेक्शन जो है 120 बताता है कि रिटर्न ऑफ इनकम एज असेसमेंट कैसे करते हैं। तो जी जब कोई टैक्स पेयर जो है वो फर्निश करता है, रिटर्न ऑफ इनकम देता है टैक्स ईयर के दौरान, तो टैक्स पेयर की रिटर्न जो है ना वो बिल्कुल खामोशी से एक्सेप्ट कर ली जाती है, उस पर कोई भी आर्ग्यू नहीं किया जाता, कोई उस पर क्लेम नहीं किया जाता। जब वो इनकम टैक्स वालों के पास आ जाती है तो उसके बाद कमिश्नर की ड्यूटी बन जाती है कि वो इसकी असेसमेंट करे कि जिस हिसाब से उसने टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है, जो उसने डिडक्शंस ली हुई हैं उसके लिए क्लेम किया हुआ है, क्या वो डिज़र्व करता है। ऐसा तो नहीं है कि उसने टैक्स जो है वो चोरी किया हुआ है। और अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि इसकी रिटर्न इनकम्प्लीट है, इसने कुछ मिस कर दिया है, तो वो उसको रिटर्न को वापस भेज सकते हैं, वो उसको नोटिफाई करेंगे फिर कि नेक्स्ट जो है वो 180 डेज़ के अंदर जो है फाइनेंशियल ईयर जब तक है वो तब तक अपनी रिटर्न दोबारा से फर्निश करवाएं। और अगर जो है वो फिर ओके हो जाती है, कंप्लाइज कर जाती है सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद, तो वो फिर जो है वो पर्सन जो है वो उसको अलाउ कर दिया जाता है कि वो टैक्स पे करें। इसके अलावा अगर कमिश्नर चाहे तो वो जो है एफपीआर की अंडर द लॉज जो है वो कह सकते हैं कि मुझे इटसेल्फ भी ऑडिट करवाना है, मुझे मुख्तलिफ टाइप की वो रिटर्न्स निकलवा के उनको ऑडिट करवा सकते हैं कि टैक्स जो है वो क्लियर कट क्रिस्टल तरीके से आ रहा है या नहीं हो रही टैक्स की कलेक्शन। अगर जो है असेसमेंट आपकी रिटर्न जो है वो फंड की नहीं हुई, यानी कि आप टैक्सेबल हैं, टैक्स पेयर होना भी चाहिए आपको, और आप भूल जाते हैं कि आपने तो रिटर्न सबमिट करवानी थी, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कमिश्नर है इनकम टैक्स के वो हिमसेल्फ जो है वो देखेंगे, आपकी जो है वो टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे और उसमें वो आपको प्रोफेशनली हैंडल करेंगे और उसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन बाइसनेस जो है वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेंगे। जब कमिश्नर खुद जो है वो टैक्स आपका कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले वो आपको क्या करेंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम देखेंगे, तो फिर टैक्सेबल इनकम की बेस के ऊपर आपका जो है वो टैक्स का रेट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट को आपके पास भेज देंगे कि आपका इतना टैक्स पेंडिंग है तो आप ये टैक्स पे करें। उस स्टेटमेंट के अंदर क्या मेंशन करेंगे वो कि जो आपका टैक्स था, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है उस साल की वो बताएंगे, आपकी अमाउंट बताई जाएगी, टैक्स की जितनी भी ड्यू है, आपने अगर पहले जितना टैक्स पे किया हो वो भी बताया जाएगा, आपको टाइम प्लेस मैनर सब कुछ बताया जाएगा कि आपने जहाँ पे टैक्स वो जमा करवाना है। उसके बाद ये कि अगर आपकी असेसमेंट हो गई है 5 ईयर्स के अंदर, आपकी असेसमेंट 5 ईयर्स के अंडर आपकी अगर असेसमेंट कभी हुई नहीं है तो क्या होगा कि अगर इस टैक्स ईयर के अंदर आप फॉल कर रहे हैं तो वो आपका टैक्स जो है वो एफपीआर वाले अगले 5 साल में कभी भी आपसे ले सकते हैं। इसके बाद ये सेक्शन जो है वो 122 डिफ़ाइन करता है कि अमेंडमेंट अगर आपको असेसमेंट में करनी पड़े तो क्या हो सकता है। तो कमिश्नर जो आपकी सोलरली अथॉरिटी होती है, मेजरली जो कि देख रहे होते हैं, जो कि हैंडल कर रहे होते हैं आपके असेसमेंट्स को, उनके पास पूरा राइट होता है कि वो आपके असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं किस तरह से, अगर उनको फ़ील हो कि जो आपने इनकम बताई है वो आपकी इनकम इतनी नहीं है, आपने एग्जम्पशन गलत ले ली है,
आपने गलत जो है वो टैक्स रिलीफ ले लिया है या रिबेट आपने कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वजह से आपका टैक्स शायद कम हो गया है, तो वो उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कमिश्नर ऑफ टैक्स जो हैं उन्होंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मामले में फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को वो पकड़ लेते हैं और वो उसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपने गलत जो है वो बताया हुआ है। प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टन केसेस, सेक्शन 123 इसको डिफ़ाइन कर रहा है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें किसी इंसान का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एसिड्स हो सकते हैं, कि उसके पास एसिड्स ही हैं और वहीं उसका सोर्स है। तो फिर आपका जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो आपको कुछ प्रोविजंस दे देते हैं, कुछ रिलीफ दे देते हैं कि ठीक है, आपकी जो इनकम है वो हम आपके एसिड्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, एसिड्स की वर्थ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और उसी के ऊपर जो है आपका फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और आपके टैक्स पेयर होंगे आप उसी की बेस के ऊपर।